काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। यूपीएसएससी का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। चयनित 1112 कच्चे सहायक और 22 एक्स-रे टेंसिस्ट को नियुक्ति पत्र वितरित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारी को दिए निर्देश, समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। वाराणसी में बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर 70.28 मीटर तक पहुंचा जलस्तर। काशी के सभी घाट जलमग्न। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को अपने 92वें वाराणसी दौरे पर काशी पहुंचेंगे। इस दौरान वे बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और काशीवासी और बीजेपी पदाधिकारी गुलाब की बता दें कि पुष्प वर्षा और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका भव्य स्वागत करेंगे। इस दौरे पर मंत्री और विधायकों को 6 जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। पुलिस लाइन हेलीपैड से शहर के 5 सितारा होटल तक 6 स्वागत पॉइंट्स भी बनाए गए हैं और बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई है। वाराणसी से एक खबर है जहां प्रधानमंत्री का आगमन है 11 सितंबर को वाराणसी में और तमाम व्यवस्था की जा रही हैं और सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंत्री विधायकों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और इसके साथ ही बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत और वार्ता देखने को मिलेगी। कई मुद्दों पर दोनों के बीच वार्ता देखने को मिल सकती है। वाराणसी से एक खबर है जहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 सितंबर को काशी में आगमन है और जिसके लिए तमाम व्यवस्था और तैयारियां की गई हैं। तैयारियों को रूपरेखा दिया जा रहा है और बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होगी और कई मुद्दों पर चर्चा भी संभव है। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह का। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? पीएम मोदी का 11 सितंबर का काशी का दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 52वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, तो लिहाजा जब वो वाराणसी आ रहे हैं तो यहाँ पर काशीवासी और उनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं यानी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत के लिए कुल 6 अलग अलग पॉइंट्स बनाए हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री लगातार इधर बीच विदेश के दौरे में व्यस्तता है और 40 दिन में ये उनका दूसरा वाराणसी दौरा होगा। तो क्योंकि काशी जो है वो आतिथ्य परंपरा के लिए जानी जाती है, तो उनका स्वागत में किसी प्रकार से कमी ना रहे। कुछ 6 पॉइंट्स बनाए गए जहां पर उनका गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत किया जाएगा। हर हर महादेव के उद्घोष से पूरे जो रास्ते हैं, जो पुलिस लाइन से लेकर जो 5 सितारा होटल है जहां पर ये बैठक होनी है, द्विपक्षीय वार्ता जो होनी है मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ, जिनमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। और प्रधानमंत्री जो 52वां दौरा होगा वो लगभग 1.5 घंटे का अभी तक का जो अधिकृत जानकारी है वो बताया जा रहा है। हालांकि अभी जो अंतिम जानकारी होगी वो जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि अभी 8 तारीख है और 11 तारीख को संभावित है, तो उसमें लगातार कार्यक्रम को लेकर लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो अधिकृत जानकारी है ये है कि 1.5 घंटे तक काशी में रहेंगे। इस दौरान वो वहां पर जो शहर का जो 5 सितारा होटल वहां पर जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता के दौरान तमाम जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा होगी, प्लस वहां पर उनके बीच आदान प्रदान जो चीजें होनी होंगी उस पर MOU पे सिग्नेचर भी हो सकता है। और फिलहाल ये जो पूरा कार्यक्रम है, भारत का विदेश मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजक है, तो उनकी तरफ से जो एक उनका मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में एक लंच का भी कार्यक्रम रखा गया जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री करेंगे। तो कुल मिलाजुला कर जो काशी है वो दोनों प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। बात अगर मॉरिशस की प्रधानमंत्री की करें तो उनका 3 दिवसीय काशी दौरा होने वाला है। वो 10 तारीख को ही काशी आ जाएंगे और यहाँ पर वो लगातार 3 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जो गंगा आरती है, जो काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती है, वो चंद्राकार घाटों का भी दीदार करेंगे। इसके अलावा वो काशी विश्वनाथ धाम जो पूरे सनातन के लिए एक महत्वपूर्ण जगह बनती चली जा रही है, वहां पर वो बाकायदा दर्शन पूजन करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि उनके जो
पूर्वज है तो उनका भी वो चूंकि लगातार पिछले 2 बार से वो पितृपक्ष के बीच में आते रहे, तो तीसरी बार भी आए, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो अपने पूर्वजों का तर्पण जो हो सकता है वहां पर भी तर्पण भी कर सकते हैं। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध एक जगह है सारनाथ, जो बौद्ध की प्रथम उपदेश स्थली भी है, तो वहां का भी वो भ्रमण कर सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर जिला प्रशासन मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री की तैयारियों की जो रूपरेखा है वो अंतिम चरण में कर रहा है। इसके साथ ही जो पार्टी के पदाधिकारी है वो भी अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, काशी के पुत्र के स्वागत के लिए लगातार लगे हुए हैं। वर्षा, अभिषेक, द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कौन कौन से मुद्दे पर अहम चर्चा देखने को मिल सकती है और क्या इस दौरे के साथ ही काशीवासियों को कोई बड़ी सौगात और नई सौगात मिल सकती है? देखिए वर्षा, जो अभी हमने बताया कि जो द्विपक्षीय वार्ता होती है वो दो देशों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक समरसता का जो भाव होता है उसको लेकर बातचीत होती है, प्लस व्यापारिक मुद्दे भी हो सकते हैं, क्योंकि मॉरिशस शुरू से ही भारत का सहयोगी रहा और भारत तमाम जो भारतीय है वहां पर जाके अधिक मात्रा में वहां पर भारतीय बसे हैं, तो उसको लेकर वहां के लोगों को लिए कैसी सुविधाएं होंगी, मॉरिशस में क्या अर्थव्यवस्था को लेकर क्या और किया जा सकता है, उसके बीच व्यापारिक संबंध कैसे हो सकते हैं, वहां की सांस्कृतिक और यहाँ के संस्कृति में क्या मेल जोड़ बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय पूरी रूपरेखा तैयार कर रहा है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, चूंकि ये दो देशों के बीच का मामला द्विपक्षीय वार्ता है। तो उसके बाद जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दोनों देशों के अधिकारियों या फिर मंत्रियों की ओर से, तो उसमें तमाम चीजें बाहर निकलकर सामने आएंगी कि किन मुद्दों पर खुल के दोनों देश की प्रधानमंत्रियों के बीच बात हुई है और किन मुद्दों पर सहमति बनी है या किन मुद्दों पर एमओयू सिग्नेचर हुए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर वहां पर जब आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तभी इसकी सूचना आ पाएगी। हालांकि अभी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से काशीवासियों की अभी सौगात की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका जो प्रोटोकॉल अभी तक की जो जानकारी है 1.5 घंटे का है और 1.5 घंटे का जो पूरा कार्यक्रम है वो शहर में जो 5 सितारा होटल है, जो द्विपक्षीय वार्ता है, सिर्फ एक ही कार्यक्रम स्थल है। तो लिहाजा अभी तक किसी जनसभा या रोड शो या फिर उनकी ओर से काशीवासियों के लिए कोई सौगात की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है। वर्षा, ठीक है अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्स-रे नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है। कार्यक्रम में चयनित उम्मीदवारों में उत्साह और जोश देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और ईमानदार रहने की हिदायत भी दी। चयन की प्रक्रिया आज एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है और उसका उदाहरण चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग भी हम सबके सामने है। पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगाने में विभाग ने सफलता प्राप्त की है। हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया परिवर्तन करके दिखाया है। ये परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की उस संकल्पना को आगे बढ़ाने का ही क्रम है, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि विकास और जल संसाधन के क्षेत्र में, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए, या फिर आज के इस नए युग के अनुरूप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के कैसे आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, इन सब बातों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य भी उस व्यवस्था का एक प्रमुख घटक है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दे सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही सशक्त समाज
और समर्थ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जब व्यक्ति ही स्वस्थ नहीं तो व्यवस्था कैसे स्वस्थ होगी, और जब व्यवस्था ही अस्वस्थ हो जाएगी तो उसके सारे पिलर अपने आप ही ध्वस्त होते हुए दिखाई देंगे। और यही सब कुछ होता था। 2017 के पहले व्यवस्था में यही एक घुन लग चुका था, तो उसे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था। इसी खबर पर रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? नियुक्ति पत्र वितरण किए गए? देखिए वर्षा, जिस तरीके से आज जो नियुक्ति पत्र है वो 1122 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे टेक्नीशियन को आज नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी ने तमाम विपक्ष की जो योजनाएं 2017 से पहले चल रही थी, चाहे वो पुलिस महकमे की बात की जाए, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, तो उन्होंने साफ तौर पर पूर्व सरकार पर निशाना साधा और स्पष्ट रूप से कहा है कि 2017 से पहले की जो सरकारें थी वहां पर जो उत्तर प्रदेश जो सेवा अधिनियम सेवा का जो आयोग है उस पर कहीं ना कहीं बहुत सारी धांधली हुआ करती थी। लेकिन जब से 2017 के बाद की, जब से 8 सालों में जो सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बनी है, तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष रूप से वो सभी सेवाएं पूरी हो रही है। जिस तरीके की बात अगर की जाए तो हाल फिलहाल में जो 7,182 MM की जो नियुक्ति पत्र थे वो बांटे गए, उसका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया। 1,102 एक्सपर्ट की जो भर्तियां थी उसका नियुक्ति पत्र बांटा, तो उसका जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो हर विभाग में गति देने के लिए लगातार जो नियुक्ति पत्र है वो बांट रहे हैं और एक सीधा संवाद भी स्थापित कर रहे हैं कि अब उनका नियुक्ति पत्र बन गया, अब उनकी जो है प्रतिनियुक्ति विभाग में होगी और विभाग में किस तरीके की कार्यशैली को और मजबूती दिलाई जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी ने चर्चा की है। और जिस तरीके से बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी ने 2017 से पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि लगभग 2/3 ऐसे जिले थे पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर ICU की सुविधाएं नहीं थी, और अब की स्थिति ये है कि 75 जनपदों में लगभग 80 जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर ICU की सुविधाएं। तो कहीं ना कहीं 2017 के पहले की सरकार और इन 8 सालों में 2025 तक की जो सरकार है, लगभग 8 साढ़े 8 वर्षों का जो कार्यकाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा है, वो कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट के तौर पर उसको दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। और लगातार जिस तरीके से निष्पक्ष जांच की, जीरो टॉलरेंस की बात जिस तरीके से की जाती है, उसी का नमूना भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किया है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अगर अधिनियम सेवा आयोग का जो चयन है वो निष्पक्ष रहे, इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा अधिनियम जो आयोग है उसका भी धन्यवाद किया है। अमन, जिस तरह से विपक्ष की ओर से चाहे भर्ती प्रक्रिया हो, चाहे परीक्षा की प्रक्रिया हो, चाहे रोजगार का हो, हमेशा आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की ओर से। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए, ये किस तरह का जवाब दिया गया है विपक्ष को? देखिए, अभी हाल ही की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से विपक्ष की ओर से भी तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो सरकार में बैठे नेता हैं उन पर भी चाहे वो अखिलेश यादव की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वो मौजूदा सरकार की भी जो कमियां खामियां हैं उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए नजर आए। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से बात की जाए 2017 के पहले की भर्ती प्रक्रियाओं को अगर देखा जाए और अब की 2025 की भर्ती प्रक्रियाओं को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक फ्लेक्सिबिलिटी नजर आती है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से
उत्तर प्रदेश सेवा अधिनियम आयोग जो बना है वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। और अगर बात की जाए जो इससे जुड़े हुए लाभार्थी हैं, जो जिनको नियुक्ति पत्र भी बचे हैं, उनसे भी बातचीत की गई है, तो उन्होंने भी इस चीज को खुले मंच से बोला है कि उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो बिल्कुल निष्पक्ष रही है और किसी भी तरीके की कोई भी पैसा उनके द्वारा नहीं दिया गया है। और उनकी जो कैपेबिलिटी के अनुसार उन्होंने पीईटी की परीक्षा दी। पीईटी की परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश सेवा अधिनियम आयोग में उनका चयन होता है और उसके बाद पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। उस प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर जब तक उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित नहीं हो जाते, लगातार ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रहती है और कभी भी कोई भी व्यक्ति इसको सामने से भी जाकर के देख सकता है। तो कहीं ना कहीं वर्षा, जिस तरीके से चर्चाएं 2017 से पहले की मुख्यमंत्री योगी लगातार बात करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़ा होता है विपक्ष के रूप में, क्या 2017 से पहले की भर्ती प्रक्रियाओं में क्या समस्याएं थी, क्या वहां पर समस्याओं का सामना जो अभ्यर्थी थे उनको करना पड़ेगा। और आज का दौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनका सेवा काल है वो किस तरीके से बेहतर रूप नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो अब लाभार्थी है, जो अभ्यर्थी है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष नजर आ रही है। जी ठीक है अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान एक बता दें कि दृष्टिबाधित व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर पहुंचा। मुख्यमंत्री ने बड़ी ही बता दें कि उसकी बात सुनते हुए तत्काल सहायता का आश्वासन दिया। सीएम ने मौके पर ही उस व्यक्ति को एक सफेद छड़ी प्रदान की ताकि वह आसानी से अपना दैनिक जीवन जी सके। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उसकी समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की देरी न हो। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मोकपाल में हिस्सा लेंगे अखिलेश यादव। कल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए होगी वोटिंग। सपा सांसदों को आज दिल्ली में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सबकी बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि वोटिंग और अब सपा सांसदों को दिल्ली में रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मोकपाल में हिस्सा लेंगे अखिलेश यादव, इस सबकी बड़ी खबर है। कल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए होगी वोटिंग और जहां सपा सांसदों को आज दिल्ली में रहने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां कल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बता दें कि वोटिंग होगी, जिसके बाद सपा सांसदों को दिल्ली में रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सपा सांसदों को आज दिल्ली में रहने के निर्देश दिए गए हैं। कल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए सपा सांसदों को दिल्ली में रहने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। मॉकपोल में हिस्सा लेंगे अखिलेश यादव और कल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। बाराबंकी में शुरू होने वाले देवा मेला 2025 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक हुई। मेला परिसर के ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक का संचालन अपर जिला अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने किया। बैठक में मेले की व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें साफ सफाई, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं, बिजली और पानी की आपूर्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रचार प्रसार, पार्किंग और स्टॉल निर्धारण शामिल है। जिलाधिकारी ने यातायात पार्किंग व्यवस्था पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्थल का भौतिक निरीक्षण कर तैयारी पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाए। इस वर्ष देवा मेला अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है और इस अवसर को विशेष बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। इसी के लिए बता दें कि उप समितियां बनाई जाएंगी, जिनमें अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। खबर गोंडा से है, जहां केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के खिलाफ कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद एफआईआर दर्ज न करने पर गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए मनकापुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज पाठक को पद से हटा दिया। यह कार्रवाई बीती रात की गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 11 अगस्त को आदेश देते हुए निर्देश दिया कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जालसाजी कर जमीन हड़पने के आरोप में एफआईआर दर्ज की जाए। यह मामला बता दें कि कस्बे की जमीन से जुड़ा है, जिसमें मंत्री पर धोखाधड़ी कर बेनाम कराने का आरोप है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद भी कोतवाल द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिससे अदालत ने नाराजगी जाहिर की। इसी क्रम में आज 8 सितंबर को कोर्ट ने कोतवाल को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।
रायबरेली की एनटीपीसी ऊंचाहार परियोजना की 3 यूनिट नंबर 2, 3 और 5 तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई है। इन यूनिटों के बंद होने से बिजली उत्पादन घटकर बता दें कि 888 मेगावाट रह गया और एनटीपीसी के अधिकारी बता रहे हैं कि बंद यूनिटों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है और 1550 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली इस परियोजना से यूपी, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कुल 9 राज्यों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार बिजली उत्पादन जल्द समस्या और सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल इस तकनीक की खराबी से उपभोक्ताओं को थोड़े समय के लिए बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। खबर रायबरेली से है, जहां लालगंज कोतवाली इलाके के फायर स्टेशन के पास योगेश यादव के मकान में निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान तीसरी मंजिल पर काम करते समय मकान का छज्जा टूटकर नीचे गिर गया। छज्जा टूटने के कारण बता दें कि राजमिस्त्री और 2 लेबर नीचे गिर गए। 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत सीएससी लालगंज ले जाया गया। चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। रजब अली को जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन देर रात उसकी भी मौत हो गई। एक निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल के छज्जे के टूट कर लटक जाने से एक राजमिस्त्री रमेश और बुड्डू एवं 2 मजदूर रामू तथा रज्जब अली गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके उपरांत तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार हेतु सीएससी लालगंज भिजवाया गया, जहां पर रमेश को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। दूसरे घायल मजदूर रामू और रज्जब अली को उपचार हेतु जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया था, परंतु रामू की रास्ते में तथा रज्जब अली की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दुखद मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामने। खबर हरदौई से है, जहां पिहानी कस्बे में धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला सामने आया है। यहां एक व्हाट्सएप ग्रुप पर इस्तेमाल धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट किए जाने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बता दें कि स्पेशल ग्रुप नामक व्हाट्सएप ग्रुप पर शुभम मिश्रा नामक युवक ने इस्लाम धर्म के पैगंबर को और उनकी पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। खबर बागपत से है, जहां सिंगाली अरीर थाना क्षेत्र के बसौद गांव में बुजुर्ग महिला के साथ उसके पोते ने मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट का पूरा दृश्य घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जानकारी के अनुसार ये घटना लगभग 1 सप्ताह पहले हुई थी और महिला इस मारपीट के बाद मौत के घाट उतर गई। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ शांति भंग के तहत चालान दर्ज किया है। खबर हरदौई से है, जहां पिहानी कोतवाली क्षेत्र के गांव में रविवार की शाम जमीन विवाद और गाली गलौज के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। लुधियाना से घर लौट रहे युवक को उसके रिश्तेदार ने चाकू मारकर मौत की घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज वारदात से गांव में दहशत फैल गई। परिजनों का आरोप है कि हत्या की जड़ 5 बीघा जमीन है, जो मौसी दुर्गा के नाम पर है और इस कब्जे को लेने के लिए पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा था। अभय प्रताप सिंह मेरा नाम है। मेरे भाई का मर्डर किया गया है जानबूझ के, जिसमें विवेक सिंह, नरेश सिंह, अशोक सिंह और अमरीत सिंह और लल्लू भी शामिल हैं। इसमें जानबूझ के साजिश कराई गई। वो दिल्ली में था, उसको साजिश करा के आज बुलाया गया है वहाँ पे और उसके चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। 5 साल पहले भी इन्होंने उसके गोली मारी थी, तब वो बच गया था। क्या कुछ प्रॉपर्टी को लेकर भी? हाँ, प्रॉपर्टी को लेकर मौसी के नाम प्रॉपर्टी थी, जो अमरीत सिंह है उनका सगा देवर था। इसी के मौसी के नाम से, इसलिए मौसी और मौसा की लड़ाई रहती थी। ये लोग अलग रहते थे, मौसी हमारे यहाँ रहती थी, इस वजह से उसने। और आज हमारे भाई की बच्ची उधर खेल रहे होंगे, उसको उसने गाली वगैरह दी। उसने घर में आके बताया कि गाली देने तुम्हारा भाई गया था, उनसे पूछने की गाली वगैरह क्यों दे रहा है। तब तक मेरा भाई सामने आया, उसके दूसरे वाले पे चाकू मारा तो वो हट गया था। तब तक ये वाले भैया आ गए, मार दिया था। ग्राम समथारी, थाना पिहानी में शाम लगभग 6 बजे अतुल सिंह सन ऑफ कमलेश सिंह एवं उन्हीं के रिश्तेदार अमरेश सिंह सन ऑफ महेश पाल सिंह के बीच में पारिवारिक विवाद को लेकर के मारपीट हो गई, जिसमें अमरेश सिंह के द्वारा अतुल को चाकू मार दिया गया। अतुल सिंह को घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। मामले में सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ इसमें प्रचलित हैं।
फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।